हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून का 2012 का पेपर। ठीक है, आपको पता हम यहाँ पर एचपीपीएससी का जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एचपीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है वो अब तो टाइम आई थिंक जो है वो मार्च में पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बहुत कम टाइम बचा है और सिलेबस भी हमारे पास आ गया है कि क्या क्या सिलेबस है। ऑलमोस्ट जो है वो हमारा नेट के सिलेबस की इक्विवेलेंट ही है। इसमें हमारा जो है वो इकोनोमेट्रिक्स और जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो नहीं रहेगा, बाकी अदर सिलेबस जो है वो सारा सेम है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं कि जितने भी यूजीसी नेट के एनटीए नेट के जो 2012 से लेके 2020 तक के जो पेपर हैं या 22-3 तक के भी हैं। अभी तो काफ़ी टफ पेपर आ रहा है, मतलब इतना जो है वो लेवल पीजीटी का नहीं रहेगा, बट फिर भी उसमें भी हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो हेल्प करेंगे। तो पहले तो हम 12 से लेके 20 तक के जो है वो पेपर सारे सॉल्व करेंगे और इसी से जो है वो आपके क्या होंगे, सारे कंसेप्ट जो है वो क्या सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसी से आपकी डिटेल प्रेपरेशन भी हो जाएगी और एक आइडिया भी चल जाएगा किस तरह से पेपर जो है वो मतलब आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को जो है वो उठा लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पेपर है जून 2012 का। ठीक है, उस टाइम पेपर 3 होते थे, फर्स्ट जर्नल था, सेकेंड और थर्ड जो था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मोनोपोली फर्म का जो है वो लेस देन क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली फर्म इज लेस देन प्राइस। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू मोनोपोली फर्म का जो है वो लेस देन प्राइस अगर हम देखें तो उसका जो कुछ डायग्राम जो है वो इस तरह से बनता है, लेस इलास्टिक होगा ये आपका रहता है ए आर और ये होता है एम आर, और ए आर जो है यही आपका जो है वो प्राइस भी होता है। तो ये यहाँ पर एम आर जो है वो यहाँ कम है, ये यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। अब ये डिमांड कर्व, ये इसका डिमांड कर्व भी जो है वो हम लेके चलते, तो डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप तो है होगा नहीं। ठीक है, डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, तो डिमांड कर्व जो है वो किस तरह का है, इस तरह से नेगेटिव स्लोप का होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो डिमांड कर्व भी रहेगा। तो डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, तो आंसर होगा आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर inferior goods income consumption curve and angel curves are। इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व की बात कर रहे हैं फॉर इंफीरियर गुड्स के लिए। इंफीरियर गुड्स जो है वो उनके लिए जो है वो इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व कैसे किस तरह का होगा। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज इनकम एक्सपेंशन पाथ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंशन पाथ भी इसको बोलते हैं, और साथ में इनकम ऑफर कर्व भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम ऑफर कर्व, किसको, आपका इनकम कंजम्पशन कर्व को। क्लियर। और इसका जो अगर हम बात करें तो ये बताता है कि हाउ द कंज्यूमर्स परचेज वेरी विद हिज इनकम, मतलब कि इनकम और उसका एक्सपेंडिचर के बारे में, परचेज के बारे में जो है ये आपका वेरिएशन को बताता है कि किस तरह से चेंज होता है। और दूसरा अगर हम बात करें एंजल कर्व, तो पहले तो इनकम कंजम्पशन कर्व का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये आईसीज आ जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरह से। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व, यहाँ पर कमोडिटी वाई रहेगी, यहाँ पर कमोडिटी एक्स रहेगी। ठीक है, ये IC1 IC इंडिफरेंस कर्व 2 और ये इनकम कंजम्पशन कर्व।
एंजल कर्व की बात करें तो ये बताता है आपका कि एक्सपेंडिचर वेरीज विद इनकम। ये भी आपका जो है वो ये बता रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो वेरी कर रहा है इनकम के साथ। यहाँ तो वाई और एक्स कमोडिटी है। और अगर एंजल कर्व की बात करें तो एंजल कर्व जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, एंजल कर्व। और यहाँ पर जो है वो इसमें बताया जाता है इनकम, एंड यहाँ पर जो है वो एक्स कोमोडिटी, ठीक है। तो ये बताता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो वेरीज विद इनकम, इनकम के चेंज होने पर एक्सपेंडिचर जो है वो भी चेंज होता है। तो ये बोल रहा है कि पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा या नेगेटिवली। तो यहाँ पर जो है ये आपका आएगा नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। इंफीरियर गुड्स के लिए जो है वो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व दोनों ही जो है वो कैसे होंगे, नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट focused on the role of money as, क्लासिकल जो है वो रोल ऑफ मनी को बताते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, 3 का जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलम शेड्यूल विल बी। अब डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या बता रहा है, ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक। तो इस तरह से, तो मतलब आपका जो है तो एलएम कर्व भी क्या होगा, एलएम कर्व जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन। इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इन इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलएम कर्व एलएम शेड्यूल विल बी वर्टिकल लाइन। फिफ्थ क्वेश्चन है, Harrod-Domar model of economic growth is based on the equilibrium between। अब Harrod-Domar मॉडल जो है वो इनकम जनरेशन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएशन, तो ये जो है वो आपका ये नहीं बताता, आपका ये बताता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। और आपका सेकंड है आपका इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन या इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपका थर्ड वाला जो है ये सी वाला आएगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हैरोडोमर वाले में। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, इन कैलकुलेटिंग द बॉयंसी ऑफ अ टैक्स वी कंसीडर, ठीक है, बॉयंसी ऑफ टैक्स में जो है मतलब कि टैक्स में उछाल होना, तो वो आपका जो है बॉयंसी ऑफ टैक्स वी कंसीडर किसके कारण होगा, ओनली डिस्क्रिशनरी या ओनली ऑटोमेटिक चेंजेस, दोनों ही आएंगे ये, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है। तो आपका जो है वो डिस्क्रिशनरी चेंजेस जो है ये आपके होते हैं डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट टू एडजस्ट टैक्स रेट। मतलब कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है किसके लिए, टू एडजस्ट टैक्स रेट्स के लिए, ठीक है, या एक्सपेंडिचर, ठीक है, और टैक्स रेट्स या एक्सपेंडिचर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक चेंजेस जो हैं ये आपके, हम इसको बोलते हैं ये नेचुरली होते हैं, नेचुरली विदाउट एक्सप्लिसिट पॉलिसी, ठीक है, नेचुरल एंड विदाउट एक्सप्लिसिट पॉलिसी, तो दोनों ही इफेक्ट करते हैं। तो इसका जो है वो सी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स of the central tendency suits the data best if the objective is to assess the distribution of values। तो ये distribution of values को जो है वो अर्थमेटिक नहीं बताता, मोड कोटोसिस नहीं है, इसका आएगा मीडियन, मिडल वैल्यू हाफ इस साइड और हाफ जो है वो अनदर साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसका जो है वो 7 का होगा सी। नेक्स्ट है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन रिकार्डोज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी arises ड्यू टू। अब जो आपका रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस अराइज होती हैं ड्यू टू। अब इसमें क्या बात करता है कि इसमें जो है वो आपका ये बताता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या बताता है, 2x2 मॉडल है ये, ठीक है, मतलब कि 2 कंट्रीज एंड 2 गुड्स, ठीक है, 2 कंट्रीज 2 गुड्स। सेकेंड अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन ये बोलता है, सेकेंड अजम्पशन की बात करें तो लेबर ये बोलता है कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि यहाँ जो है वो लेबर को ही जो है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मान के चलता है, तो लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस इसमें आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड बताएं तो लेबर जो है वो मोबाइल विद इन द कंट्री है, एंड ई मोबाइल जो है वो
आउटर कंट्री मतलब कि अदर कंट्रीज, ठीक है। तो मतलब विद इन कंट्री में जो लेबर उसको हम मोबाइल कर सकते हैं ट्रांसफर, बट जो अदर के साथ जो है वो नहीं होगा। और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चलता है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये जो है वो अजम्पशंस की याद रखनी है, ठीक है। तो फैक्टर एंडोमेंट की बात करनी नहीं करता है, फैक्टर अवेंडेंस नहीं करता है, तो आपका लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया, ये तो आपका स्टैटिक है उस टाइम का क्वेश्चन, इसको तो हम छोड़ भी सकते हैं, वैसे जनरली आंसर बताते हैं। इन इंडिया इन 2004-5 द नंबर ऑफ पुअर पर्सन बिलो, उस टाइम का मतलब ये करंट का है, तो अभी जो है वो कोई और क्वेश्चन इसी बेस में जो है वो करंट का पूछा जाएगा, ठीक है। पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन वाज द हाईएस्ट इन द स्टेट, तो इसका आंसर था उत्तर प्रदेश, ठीक है, 9 का। इसको रहने दीजिए, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। अभी हम जब करंट इंडियन इकोनॉमी करेंगे ना, उसमें हम सारा ये कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। अच्छा, इसमें देखिए भारत निर्माण का जो है ये कौन सा कंपोनेंट नहीं है। रूरल हाउसिंग भी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, रूरल टेलीपैथी भी है, सॉरी टेलीफोनी भी है, रूरल टेलीफोनी, और ये वाला एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री जो है वो नहीं है, तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, a point of kink in the kink demand curve indicates, kink demand curve जो है वो क्या इंडिकेट करता है, मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक, तो ये बताता है रिजिडिटी को, तो ये रिजिडिटी तो जो है वो दोनों की बताता है, प्राइस की भी और क्वांटिटी की भी। तो यहाँ पर जो है वो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आंसर जो है वो आपका जो आएगा 1 and 2 ए, ठीक है। तो 11 का जो है वो आपका यहाँ पर ए होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मे बी इफेक्टेड थ्रू, अब इम्प्रूवमेंट बोल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। क्या होता है, पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अदर कंट्रीज के साथ हो रही है उसका जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो इसमें जो है वो इंपोर्ट कंट्रोल के थ्रू भी जो है ये अफेक्ट होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू भी होगा, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के थ्रू भी होगा, और आपका जो है वो डिवेल्यूएशन के थ्रू भी, तो इसका जो है वो आपका आएगा बी, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 सारे आएंगे इसमें 12 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू वर्डन ऑफ पब्लिक डेट हैज बीन डेल्ट बाय, अब प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक डेट की वो किससे रिलेटेड है, मतलब कि किस किस ने जो है वो ये बताया है दिया है, तो लर्नर इसमें आता है, हैंसन, इसमें थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन है, बट की के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ये 1 और 2 तो वो होंगे ही, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर गिवन है वो आपका है आपका जो है वो 13 का हो जाएगा, सी 1 और 4 लर्नर एंड दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है, आपको पता है। अब ये जो है वो रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट कि जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन के किससे ये रिलेट करती है, तो इसमें आपका टैक्सेशन पॉलिसी भी होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आता है, गवर्नमेंट बोरोइंग भी आता है, एंड पब्लिक डेट की बात भी करते हैं। तो 14 का जो है वो आपका हो जाएगा ऑल, तो देखते हैं ऑल किस में है, ठीक है। ऑल वाला जो है वो इसमें 14 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल द अबव आर करेक्ट, तो ये सारे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, HDI इज इंटरेस्टेड विद रेफरेंस टू, HDI में क्या क्या आता है, HDI में जो है वो आपको जनरली जो है वो पता होगा कि क्या क्या आता है, एक तो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, दूसरा आता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो नहीं आता है, तीसरा आता है आपका लिटरेसी या एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है वो एजुकेशन या लिटरेसी,
तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टल मॉर्बिडिटी नहीं है, तो ये आपका 1 and 2 आएंगे यहाँ पर। तो आंसर जो है वो 15 का होगा ए। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज प्रोपाउंडेड बाय। अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है रिचमैन ने तो दी है, ठीक है, और साथ में जो है वो आपका सिंगर, ठीक है। तो आपका द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है एक आपके आ जाएंगे रिचमैन, ठीक है, और दूसरा आपका है सिंगर। तो क्वेश्चन आंसर है आपका डी। 16 का जो है वो आपका जो है वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैरोडामर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन। अब हैरोडामर मॉडल जो है वो तीन जो है वो एक ग्रोथ की बात करता है। एक आता है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, एक आता है आपका नेचुरल, ये वाला आएगा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, एंड थर्ड आपका आता है एक्चुअल ग्रोथ रेट या एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ या एक्चुअल ग्रोथ रेट। तो एक्चुअल यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर 1 and 4 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो 17 का जो है वो 1 and 4 कहाँ दिया है, 17 का ये वाला डी, 1 and 4 वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ एंड नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और थर्ड आएगा आपका एक्चुअल रेट ऑफ एक्चुअल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है इन केन्जियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी arises because of। केन्जियन सिस्टम में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो arises होती है because of। तो इसका जो है वो आपका अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, आपका एक आएगा अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। जहां पर इंटरेस्ट रेट की बात करता है तो जहां इंटरेस्ट रेट होगा वो आएगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की बात ये नहीं होगा। टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर ये नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, तो 1 and 4 आएगा। तो देखते हैं 1 and 4 कहाँ है, बी। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा 18 का, ठीक है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। According to Milton Friedman theory of permanent component of consumption expenditure, परमानेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो ये बात करता है आपका मिल्टन फ्रीडमैन की जो थ्योरी है परमानेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, वो डिपेंड करता है आपका परमानेंट इनकम के ऊपर ही, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका करेक्ट होगा ओनली, कहाँ दिया है ये वाला, परमानेंट इनकम अलोन, तो यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली, ये आपका उस टाइम का क्वेश्चन है करंट का, तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। रिसेंटली मेड अनाउंस्ड रिगार्डिंग पॉवर्टी लाइन, तो इसका इसके ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो गिवन आंसर है वो आपका सी था, ठीक है। 26 पर कैपिटा इन रूरल एंड 32 पर कैपिटा आपका अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ असर्शन रीजन के हैं, तो देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है गिफन्स पैराडॉक्स रियरली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड, तो ये तो सही बोल रहा है कि होती है, ठीक है। रियरली जो है वो अकर्स रियरली होती है इन द रियल वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज इंफीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच सुटेबल सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, तो ये जो है वो आपका असर्शन तो ठीक है, बट जो आपका रीजन है ये आपका सही बात नहीं कर रहा है। तो आपका जो इसमें आंसर आएगा इसका आएगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये तो है सही बट बी जो है आर जो है वो सही नहीं है, तो 21 का होगा आपका सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ, एक इंडिविजुअल पर्सन का लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पर्सन का कंजम्पशन जो है वो बोल रहा है कि डिपेंड
करता है डिपेंड नॉट ओनली, मतलब कि डिपेंड जो है वो उसकी करंट इनकम पर ही नहीं करता है बल्कि उसके लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर भी करता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये बताता है सही, ठीक है। और दूसरा है बिकॉज इंडिविजुअल्स आर एज्यूम टू प्लान अ पैटर्न ऑफ, यहाँ बिकॉज लगा के देखा करो, ठीक है, पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर लाइफ टाइम। तो ये जो बात है ये भी आपका जो है वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इसका आएगा मतलब बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो है वो दोनों ही करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है 23rd, इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो है वो इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज कर सकती है मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये बात जो है वो आपका सही बोल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि बिकॉज 30 और 40 एंटिटीज, 30 या 40 मतलब यूनिट्स जो है इकाइयां विद इनकम एवरेज बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख वुड क्रिएट मच मोर इफेक्टिव डिमांड। मतलब कि आपका 30-40 जो ऐसी यूनिट हैं जो कि इनकम की एवरेज 1 to 5 लाख अगर ऐसे हैं तो विच वुड क्रिएट मच मोर इफेक्टिव डिमांड, वो ज्यादा इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करेंगे एज कम्पेयर टू देन अ सिंगल एंटिटी हैविंग इनकम। मतलब किसी सिंगल एंटिटी की अगर 10 लाख भी है और 30-40 ऐसे हैं जिनकी 1 to 5 लाख है तो वो जो है वो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा मतलब कि ये बात सही कर रहा है, ठीक है। तो वुड क्रिएट मच इफेक्टिव डिमांड, तो ये ज्यादा ये सही बोल रहा है कि ये मच इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल एंटिटी हैविंग इनकम ऑफ 10 लाख, ठीक है। तो क्योंकि ये 30-40 तो ये दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो 23 का जो है वो आपका होगा बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 23 का बी। 24 जो है उसको देखते हैं। असर्शन है ड्यूरिंग द पीरियड 2004-5 to 2007-8 fiscal consolidation process was witnessed in India। fiscal consolidation जो है वो witness दे रहा है कि आपका during the 4-5 से लेके 7-8 तक, ठीक है। दूसरा है बिकॉज देयर वाज बॉयसी इन टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू में जो है वो उछाल हुआ है, ठीक है। तो 24 का जो है वो आपका बोथ ए एंड आर जो है वो करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि ड्यूरिंग द पीरियड 4-5 से लेके 7-8 तक जो है वो फिजिकल कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है वो विटनेस्ड रही है, मतलब कि फिजिकल राजकोषीय जो है वो वितरण जो है वो मतलब कि ये हुआ है, ठीक है। और किसके थ्रू बता रहा है ये कि देयर वाज बॉयसी इन टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो है वो आपका दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 24 का होगा आपका ए। नेक्स्ट है 25th assertion KYL ratio will adjust through time in the direction of equilibrium ratio। तो ये आपका सही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है because the technical coefficient of production are वेरिएबल, क्योंकि टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल होते हैं। तो इसमें जो है वो आपका दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आर जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ए की आएगी। तो इसका जो आंसर है 25th का वो आएगा आपका बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट के जो 25 क्वेश्चन है, आगे के 25 क्वेश्चन वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज के हम जो है वो इस तरह के न्यू क्वेश्चन जो है वो लाते रहेंगे। 25 क्वेश्चन जो है वो हम रोज के डिस्कस किया करेंगे और ये हम जो है वो 2000
12 से जो है वो हमने स्टार्ट किया है। एनटीए उस टाइम यूजीसी कंडक्ट करवाता था, बीच में जो सीबीएसई करवाता था, तो यूजीसी नेट का जो है वो हम मतलब नेट के पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 12 से लेके जो है वो हम प्रेजेंट तक के जो है वो जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे, और ये काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेगा पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।